बस, ठीक है, हेडिंग डालो। नेक्स्ट और अंतिम, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की हम बात करते हैं तो इनका जो समय है वो क्या है, 1302 से लेकर 1303, ये इनका टाइमिंग रहा है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर जिस वंश की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, गुहिल। तो गुहिल वंश के फाउंडर तो कौन है, गुहिलादित्य। लेकिन गुहिल वंश को मेवाड़ में वास्तविक रूप से स्थापित करने वाले वास्तविक संस्थापक जो हैं वो कौन है, बप्पा रावल या फिर कालभोज। इसी गुहिल वंश का जो बंटवारा है वो किस शासक के समय हुआ था, तो आप कहेंगे रण सिंह या फिर करण सिंह के समय। इसके दो ही तो पुत्र थे, एक का नाम था क्या, सेम सिंह, और एक का नाम क्या था, राहफ। सेम सिंह ने कौन सी शाखा की स्थापना की थी, रावल शाखा। गुहिल वंश के फाउंडर गुहिलादित्य हैं। मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश के फाउंडर कौन है, कालभोज या बप्पा रावल, यही मेवाड़ के रियल फाउंडर और मेवाड़ का प्रथम शासक कहलाते हैं। गुहिल वंश का बंटवारा किसके समय हुआ था, रण सिंह या करण सिंह के समय। इनके दो पुत्र थे, एक सेम सिंह, दूसरा कौन सा, राहब। सेम सिंह ने कौन सी शाखा की स्थापना की थी, रावल शाखा। और हम जो पढ़ रहे हैं ये इसी रावल शाखा के क्या है, अंतिम शासक। गुहिल वंश के शासकों ने जो राज्य की बलाधिकार किया वो उनका पूरा साम्राज्य था, स्थान विशेष और वंश वंश हो गए। पढ़े, हाँ, मेवाड़ के अंदर शुरुआत की बप्पा रावल, बिल्कुल शब्दों का खेल है जी। कौन सा, नेपाल में भी हो, गुजरात। रावल शाखा का अंतिम शासक, रावल शाखा का अंतिम शासक यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन है आपके, रतन सिंह। लिखिए, रावल शाखा के अंतिम शासक, ठीक है। आवाज कम आ रही है ऐसे, बस अब ठीक है। रावल शाखा का अंतिम शासक है रतन सिंह, ये वन लाइनर क्वेश्चन। दूसरी बात, रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या है, समर सिंह। क्या नाम है, समर सिंह, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात आप लिखिएगा कि ये जो रावल रतन सिंह है, इन्होंने एक विवाह किया था। किस प्रकार का विवाह किया था इन्होंने, वैसे विवाह के 8 प्रकार होते हैं, किसी से शादी करने के कितने तरीके होते हैं, 8। क्वेश्चन आता है, रावल रतन सिंह और पद्मनी ने जो विवाह किया वो किस प्रकार का विवाह था। हाँ, शाबाश। इन्होंने जो विवाह किया वो कौन सा था, रतन सिंह का विवाह किसके साथ है, पद्मनी के साथ। ये जो विवाह था ये कौन सा था, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह से तात्पर्य क्या होता है, गंधर्व विवाह से क्या तात्पर्य होता है, मुझे नहीं आता। गंधर्व विवाह से तात्पर्य क्या होता है, चलिए। हाँ, गंधर्व विवाह का मतलब, गंधर्व विवाह से तात्पर्य होता है वे विवाह जिसके अंदर माता पिता की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। आधुनिक का जो प्रेम विवाह है वो प्राचीन का क्या है, गंधर्व विवाह। हाँ जी, हाँ, उस समय देख लो, इसके अंदर लिखो, आधुनिक का प्रेम विवाह। आधुनिक का जो प्रेम विवाह है वो क्या है, हाँ, ये लाइन यहां तक पहुंच रही है। हाँ, गंधर्व विवाह आधुनिक का प्रेम विवाह। इसके अंदर एक बात और लिख लो, माता पिता की अनुमति लिए बिना विवाह करना, यह गंधर्व विवाह है। इसके अंदर सामान्य सा परिचय पढ़ लेते हैं हम किसका, पद्मनी का। ये पद्मनी कौन थी, तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी। और सिंहल द्वीप कहां है, यानी कि वर्तमान श्रीलंका। लेकिन हमारे कुछ ग्रंथों में यह कहा गया है
कि रतन सिंह की जो पद्मनी है ये जैसलमेर की राजकुमारी है पद्मनी, श्रीलंका की, ठीक है। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, अंतरराष्ट्रीय विवाह है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी। पद्मनी के पिताजी का नाम क्या था? पद्मनी ने कौन सा विवाह किया था? कौन सा विवाह किया था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन। मतलब पढ़ रखा है तो याद आ जाएगा। गंधर्व सेन। माता का नाम क्या है? इसके चाचा का नाम क्या है? गोरा। इसके भाई का नाम क्या है? बादल। और इसका प्रिय तोता जिसका नाम क्या है? हीरामन तोता। हीरामन तोता, जो मानो जैसा बोलता है। क्वेश्चन आया था, राजस्थान में आपको यदि हीरामन तोता देखना है तो निम्न में से पर्यटक कहां जाएंगे? राजस्थान में यदि हीरामन तोता देखना है तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? घाघरोन। क्या है वहां? नहीं, घाघरोन तो एक हिंट दिया है मैंने। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वहां, कोटा और झालावाड़। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? घाघरोनी तोते के लिए। वो घाघरोनी तोता ही क्या है? हीरामन तोता, जो मानू जैसा बोलता है। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट जिसका साइंटिफिक नेम है। तो फिर ये तोता कौन सा था? हीरामन तोता। यहां पर ये जो नाम आया है घोरा और बादल, याद रखिएगा यही रतन सिंह के सेनापति हैं। रतन सिंह के सेनापति घोरा और बादल। इस रतन सिंह की एक अन्य पत्नी और भी थी, जिसका नाम क्या था? नागमती। ऐसा कहते हैं कि एक दिन नागमती 16 श्रृंगार करके आईने के सामने खड़ी थी और स्वयं को निहार रही थी कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। इस प्रकार से, मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता थी 16 श्रृंगार के। तब वो ये हीरामन तोता वहां आया और ऐसा कहते हैं बातों ही बातों में इस नागमती को ये कहा कि मतलब आप तो उस प्रकार से सुंदर हैं कि आंधों में कोई काना राजा है। जैसे सारे आंधे हैं और किसी बंदे की एक आंख है, मतलब वो आंख राजा हो गया। ये बातें कौन सुन रहा था? रतन सिंह। तब कहते हैं कि इस तोते ने किसके बारे में जिक्र किया? पद्मनी के बारे में। कहते हैं कि इतनी सुंदर हुआ करती थी, इतनी सुंदर हुआ करती थी कि ईगल की पहाड़ी पर यदि उसे खड़ी कर दे तो लाइट की आवश्यकता ही नहीं है, इतना प्रकाश था इसमें। और पानी पीती थी तो कंठ से पानी दिखता था। और हमारे हमारे पानी में पड़ी मात्र बूंदी के वही हाँ। किसी युवती के सौंदर्य का वर्णन कौन से राजस्थानी गीत में होता है? क्वेश्चन आ रखा है। मुमल। कौन से गीत में है? मुमल गीत में, याद रखना। तो रतन सिंह के सेनापति और इसकी एक अन्य पत्नी याद रखिएगा कौन सी है? नागमती। ये किसके समकालीन है? तो लिख लीजिएगा, समकालीन का मतलब होता है जिस समय मेवाड़ के अंदर ये राजा थे उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था खिलजी वंश का शासक, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह, रावल रतन सिंह बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजा था, लेकिन इस लव स्टोरी के चक्कर में, हाँ ये बस इसके चक्कर में रतन सिंह पढ़ते ही नहीं है कि कितने वीर थे। हम केवल किसे पढ़ते हैं? पद्मनी की कहानी को, बस। बाकी रतन सिंह बहुत मजबूत शासक थे जिसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला किया था। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया का दूसरा सिकंदर है जिसने पूरे भारत को जीता था। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीती थी, ये द्वितीय सिकंदर कहलाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम क्या है? नहीं सुना कभी? चलो अभी इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, वो मूवी आई थी ना पद्मावत, देखी थी? देखी आपने? देखी? आगे चले, ये लिख लिया। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो कि आगे काम आने वाले हैं। एक और लिख लो, दरबारी तांत्रिक। रतन सिंह के अंदर दरबार में एक तांत्रिक हुआ करता था, क्या नाम था? हाँ, राघव चेतन। कहते हैं इसी ने कबाड़ा किया है, इसी कारण। हाँ, वही। हम्म। तो ये तो रतन सिंह का एक परिचय हुआ। अब हमें मुकाबला करना है रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी।
लिख लिया। नेक्स्ट आगे। तो ये तो एक परिचय है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, शादी होगी बात ठीक है मामला। अब कहानी अब शुरू होती है। अब आप लिखिए रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी, रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। इनके मध्य संघर्ष। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये जो संघर्ष हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के मध्य ये हुए संघर्ष का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में है। सबसे पहले तो ये इन दोनों का जो उल्लेख है संघर्ष का, वो दो ग्रंथों में मिलता है। एक तो ग्रंथ है जिसका नाम है खजाइनुल फुतू, खजाइनुल फुतू, जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तो जानते हैं ना, हिंदुस्तान का तोता जिसे कहते हैं, तूतिया ए हिंद। अमीर खुसरो यानी अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के क्या राजस्थान में जहां अभियान करता है वहां वहां ये साथ में आता है कौन, अमीर खुसरो। और यहां रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष है उसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में है, खजाइनुल फुतू। दूसरी जो पुस्तक है वो है आपके ये पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, ये तो प्रसिद्ध है, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी भाषा में लिखी हुई है ये। क्वेश्चन आजकल ये आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक ग्रंथ किस शासक के समय लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 रावल रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। अब बताओ। किन दो में से, हाँ शाबाश। पद्मावत की जो रचना हुई है ये रचना हुई है 1540 के अंदर, और 1540 के अंदर दिल्ली का शासक बन गया था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के समय लिखी गई है ये, ऐसा नहीं है आप अलाउद्दीन खिलजी या रतन सिंह बताएं। अब सोचो ये घटना तो हम जो पढ़ेंगे इन दोनों के मध्य ये जो संघर्ष हुआ है ये कब हुआ है, तो 1303 में हुआ है। लेकिन पुस्तक कब लिखी जा रही है, तो ये जो मूवी बनी हुई है ना ये इस पुस्तक के आधार पर बनी हुई है। तो सोचो कितनी बातें फेंकी हुई वो भाई। एक तो आज की बात है, आज हम पाठ पढ़ रही हैं, आज अभी पढ़ रहे हैं, वैकेंसी में लगेंगे, फिर कभी ऐसे आप बच्चों को बताएंगे 10 साल के बाद में तो हुबू थोड़ी बताएंगे। दो चार यहाँ बातें आराम बैठा रहता, गद्देदार कुर्सियां हुआ करती थी, ऐसे अलग हुआ, पानी वानी की सुविधा हुआ करती थी, आकर पूछा करते पानी लो। 10 साल के बाद में तो बदल ही जाएगा ना, इतना परिवर्तन हो ही जाएगा कि आप जिस रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे वहां पर पास में नल है, सुविधा तो होगी ना, टीचर खुद घर घर आकर पढ़ा कर जाएगा, नहीं होगा। तो शेरशाह सूरी के समय याद रखिएगा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, पद्मावत। इन दोनों ग्रंथों में इन दोनों के मध्य हुए संघर्ष का उल्लेख है। इन दोनों के मध्य संघर्ष कब हुआ है, 1303 में। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के मध्य ये जो संघर्ष हुआ है इसकी वजह क्या है, वजह क्या है। नंबर फर्स्ट, यदि आपको पूछा जाए कि रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये जो संघर्ष हुआ है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार क्या वजह रही है, क्या वजह हो सकती है, वो है चित्तौड़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ का सामरिक महत्व वो इसीलिए क्योंकि ये जो चित्तौड़ है ये गुजरात और मालवा मार्ग पर स्थित है। गुजरात वे मालवा मार्ग पर अवस्थित, इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान, राजस्थान के अंदर ये मेवाड़, हम जिस शासक की बात कर रहे हैं वो है चित्तौड़ के शासक। लेकिन आप इससे पहले शासक की बात करिए जिसका नाम क्या है, रतन सिंह से पहले हुआ करते थे कौन, समर सिंह। दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति जिसका नाम है उलुग खां, इस उलुग खां के निर्देशन में एक अभियान भेजा था कहां पर, गुजरात।
गुजरात अभियान पर। तो ये सेना जब गुजरात जा रही थी, तब इसी समर सिंह ने इसी उल्लू खां से क्या वसूला था? कर वसूला था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अन्य कार्यों में बिजी था। जब उसकी नजर में ये आया कि सेनापति ने बताया, राजा ने बताया, वापस जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर भेजना चाहा उल्लू खां को, तब इन्होंने बताया था कि गुजरात जाते समय एक स्थान आता है मेवाड़ चित्तौड़, वहां के जो राजा हैं वो वहां से अपनी सेना को जाने नहीं देते हैं, कर वसूलते हैं, जैसा समर सिंह ने कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी की नजर में आता, तब तक समर सिंह की जगह इसका पुत्र राजा बन गया था, जिसका नाम क्या है? रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि जितने टाइम तक मैं राजा रहूंगा, हर वर्ष एक अभियान जाएगा, कहां पर? गुजरात। तो हर साल जाना है, क्यों ना इस चित्तौड़ को ही जीत लिया जाए। ये सोच रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये समझ लीजिए, जब आप वहां लेकर जाते हैं टोल टैक्स हो ना, वैसे वसूला करता था। हाँ, गुजरात पैसा, पैसा लाना है ना, सोमनाथ मंदिर है ना, हाँ, बस पैसा, गुजरात में पैसा बहुत है, आज भी बहुत है। सोमनाथ मंदिर था ना मेन, तो बस। तो क्यों ना इस टोल टैक्स पर अधिकार कर लिया जाए। जैसे हम भी कई बार टोल टैक्स बचने के लिए क्या करते हैं, कोई सोट तो कोई किराड़ी नालियां, मुंडाली रोड बस वैसे ही। तो तब तक क्या है कि समर सिंह की जगह कौन बन गया था? रतन सिंह। तो एक तो वजह हुई है। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि चित्तौड़ का अपना क्या है? सामरिक महत्व है। और दूसरी बात यह है कि चित्तौड़ की जो भूमि हुआ करती थी ना, वो भी इतनी शानदार हुआ करती थी कि यहां पर जो पैदावार है कृषि की, वो भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो उस हिसाब से भी महत्व था इसका। आगे जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे ना, उस समय यहां पर अकबर द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाएगा, टोडरमल को। टोडरमल जो है वो अकबर का पटवारी है। ये पटवार 2015 में क्वेश्चन आया था। अकबर का भू राजस्व संभालने वाला व्यक्ति कौन था? टोडरमल। तो अकबर का पटवारी था वो, और पटवारी काम ही हो ये भूमि। तो टोडरमल जब यहाँ आता है ना चित्तौड़ में, तब वो अकबर को कहता है कि ये तो हर हालत में आपके पास में होनी चाहिए भूमि। तो उस हिसाब से भी बहुत सारा में डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये है। बाकी इसकी वजह और भी है, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो थी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और ये बंदा था भी क्या? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी शासक। नहीं नहीं, ये इसके स्वयं के अनुसार, ये कुछ साम्राज्यवादी नीति का था। और नंबर 3 जो गड़बड़ की, वो की राघव चेतन ने। ऐसा कहते हैं कि जब रतन सिंह पद्मनी को गंधर्व विवाह के तहत चित्तौड़ में लेकर आता है, तब वो राघव चेतन, जो कि एक तांत्रिक हुआ करता था, कहते हैं कि पद्मनी की सुंदरता से मोहित हो जाता है। और एक दिन शाम को बैठे बैठे दोस्तान कह दियो क्यों बिनेत मैं देख लिया, मैं मंत्र कर रहा हूँ, दोस्त के साथ बैठ जाते हैं। देखो होता क्या है कि हर एक दोस्त का एक अच्छा दोस्त होता है, इसलिए उस बात को हमेशा संभाल कर रखें जो कभी आगे चलकर आपके सारे राज खोल सकती है, क्योंकि हर एक दोस्त का एक अच्छा दोस्त होता है। तो उसने बता दिया ऐसे शाम को, वो बात रतन सिंह तक पहुंच गई, क्यों जो को तांत्रिक है ना, ओके ओके, तंत्र मंत्र करी पद्मनी ने, तो मैं ले जाऊं। और फिर कहते हैं कि कुछ ये भी जानकारी पता चली कि राज्य के अंदर जो है वो राघव चेतन ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि तांत्रिक है, कोई नहीं भस्म कर ले, कब्जा कर ले। तो उस हिसाब से रतन सिंह ने क्या किया कि उस राघव चेतन को अपने दरबार से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। बस ये राघव चेतन कहां पहुंच गया था? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। ये वैसे गुजरात से खरीदा गया बंदा है। मलिक काफूर कौन है? किन्नर है ये, जो अलाउद्दीन खिलजी के पास में रहा करता था हमेशा। अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, उसके पीछे इस बंदे की बहुत बड़ी स्टोरी है, मलिक काफूर की। इसी ने तो जलालुद्दीन खिलजी को मारा था, तभी तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था। मूवी देखी हुई है? देखी ना? अभी तो बताया आपने कि पद्मावत देखी थी मैंने, उसमें तो वो सीन है। नहीं देखी फिर, केवल पद्मिनी को देखा, और कहा कौन की दीपिका, कहानी खत्म। अच्छा तो मालिक कपूर इसके पास में पहुंचता है राघव चेतन और जानकारी देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि पूरी दुनिया आपके पास में है, लेकिन विश्व सुंदरी जो है वो आपके पास में नहीं है, और वो कहां पर है? चित्तौड़ में। तो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब पद्मावत के अनुसार बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जहन में चली रहा था कि कहां पर अभियान करना है? चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का ही वो राजा है जिसके पास में वो पद्मनी है। तो इन्होंने कहा चलो सेना लेकर चलते हैं। तो तीसरी वजह क्या है आक्रमण की? वो है पद्मनी की सुंदरता। और राघव चेतन जार अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो पद्मिनी की सुंदरता,
चित्तौड़ का सामरिक महत्व, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और ये स्वयं किस प्रकार का शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। तो इन दोनों के मध्य ये जो संघर्ष हो रहा है इसका उल्लेख इन ग्रंथों में है, कब हो रहा है, टाइमिंग आपके पास में है और वजह भी आपके पास में है। तो चलो फिर अभियान करवाई देते हैं। अगली हेडिंग डालिए, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान, ये लिखिए ना, लिख लिख। इसके बचपन का नाम नहीं बताया आपको ना? अलाउद्दीन खिलजी ठीक है, आप एग्जाम में नहीं आवे। अली कहता है ना उसमें, ये सोचेगा सर को क्यों बताया मैंने, देखी। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, छोड़ो अपने, देखी देखी नहीं देखी नहीं देखी। लिख लिया? चलिए हेडिंग डाल दीजिए, आप लिख लिया? हेडिंग डाल दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। और ये जब चित्तौड़ अभियान कर रहा है तो चित्तौड़ में क्या है आप सब जानते हैं। चित्तौड़ का राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल। यहां से तीन प्रकार के क्वेश्चन है वन लाइनर। एक तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया गया था? चित्तौड़ पर आक्रमण। एक क्वेश्चन आता है, आक्रमण किया उसके बाद में चित्तौड़ पर घेरा डाला और उसके बाद में इसने चित्तौड़ पर जीत लिया, यानी चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार। तीन बातें हैं आपके सामने। चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है अलाउद्दीन खिलजी? तो याद रखिएगा, आक्रमण करता है ये 28 जनवरी 1303 और चित्तौड़ पर अधिकार करेगा ये 26 अगस्त 1303। यानी कितने माह तक घेरा डाले रखेगा ये? लगभग 8 माह तक। 8 माह तक क्या डाले रखा था इन्होंने? घेरा। इस बीच में आप दो तीन स्टोरी सुनते हैं कि एक तो ये सुनते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ आता है तब कहते हैं कि रतन सिंह के पास में ये खबर जाती है कि दिल्ली का सुल्तान आया है और वो पद्मनी को देखना चाहता है। भाई अलाउद्दीन खिलजी भरोसा क्या करे राघव चेतन पर, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, यहाँ रात चल तो आ जाएगी, वो रतन सिंह के भी नहीं आए, मान थोड़ी विश्वास थोड़ी करी। जैसे आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, यहाँ से कोई और उठ के गया आपके घर वालों को बताया नहीं कौन पढ़े एडो की नंबर तो आई कौन, पर यहाँ थोड़ी माने थंगर का मन फोन करी बस मैं क्या वहां कौन पढ़े जन मानी ना, मैं क्या पढ़े, चिंता मत कर। तो ऐसे वो माना नहीं, इसलिए कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी जाता है और रतन सिंह के सामने प्रस्ताव रखता है कि हम आए हैं और हम आपके चित्तौड़ की सबसे खूबसूरत जो चीज तो क्या ही कहें हम जो चित्तौड़ की सबसे खूबसूरत की शान है उसे देखने आए हम। तो फिर कहते हैं कि पद्मनी को दिखाया कुछ इस प्रकार जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। इसके सामने ये आईना है, दर्पण, ठीक है। यहां पर एक पानी का कुंड है, पानी के कुंड की जो परछाई है वो इस दर्पण में दिखती है। फिर वो आती है कौन? पद्मनी, और इस जल कुंड के पास में आकर खड़ी हो जाती है। फिर इसकी परछाई जो इस झील में पड़ी, वो झील की परछाई इस दर्पण में, और दर्पण में देखा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और रापा फाड़ गई, रापा फाड़ गई। देख तू देखो मुंड फाड़ गो लाड़ा पड़न होगी, जिन कई बार हमारे साथ भी हो जाता है ना, आप देख देखता भूल जावा लाड़ा पड़। वैसे किसके साथ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। हाँ? तो कैसे देखा? ऐसे देखा, देखो ये पद्मनी, इसकी परछाई इस कुंड में, कुंड की परछाई किसमें दिखी? दर्पण में, और दर्पण में देखा किसने? और वो भी बस ये तब तक गायब, तो देख भी नहीं पाया बेचारा। हाँ, कंडीशन हो जाती है ना कई बार राजा महाराजाओं के पीछे की अलग कहानियां होती है। जैसे हम आज बैठे बैठे सोच सकते हैं कि मतलब किसी राजा ने अधीनता स्वीकार की। आज राजा को छोड़िए, हम यहाँ की बात करते हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टियां हैं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे में क्यों जाता है? राजा ही पहले ऐसे ही किया करते थे, उसके सामने कंडीशन आती है वो कुछ, और सिंपल सी बात है, आज कोई व्यक्ति जाता है तो अपने स्वार्थ के लिए जाता है, और वो सभी का होता है जी। मेरा भी है, आपका भी है, आपके घर वालों का भी है कि आप बड़े होंगे तो उनकी सेवा करेंगे, सबका होता है। बिना स्वार्थ दुनिया में कुछ नहीं है क्या कोई? नहीं। जो आपसे कहना इसका मतलब यह है कि वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। जो कोई आपसे ऐसे बोले तो आप ऐसे देखें, मुस्कुरा दिया करो और मन में ये सोचो मुझे पता है तो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे देखा था दर्पण में। तो ये तीन क्वेश्चन आते हैं यहां से, और ये लिखो तीन, और उसके बाद में फिर आगे।
डेट सहित याद रखना ना, डेट सहित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सही है। हाँ, अभी नहीं आएगा, नहीं क्या करें, क्वेश्चन का कह ही नहीं सकते, आएगा तो आ जाएगा वरना नहीं आएगा, वो भी बात है ना। चले आगे। तो इस अभियान की वजह से एक घटना होती है, और इस अभियान से जो घटना होती है वो है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का क्या होता है, प्रथम शाखा। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है, 1303। 1303। अब साके से संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे, साके से संबंधित एक तो क्वेश्चन आएगा कि केसरिया किसने किया, तो आप कहेंगे सर शासक कौन था, रतन सिंह, और रतन सिंह के सेनापति जिनका नाम क्या है, गोरा बादल। गोरा बादल। फिर आता है जोहर किसने किया था, पद्मनी ने। आक्रमणकारी कौन था, ये लिखना, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, ये लिखिए। यहां से क्वेश्चन आ जाता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, केसरिया, जोहर और आक्रमणकारी, 4 क्वेश्चन होते हैं ये। केसरिया पगड़ी धारण करते हैं युद्ध भूमि में जाते समय, और 2 उद्देश्य लेकर उतरते हैं, या तो जीत के आएंगे या युद्ध में काम आएंगे, काम आने का मतलब शहीद हो जाए, और ये सारे शहीद हो गए थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया था। अब इसके बाद में लिखना है, शाखा होने के बाद में अगली लाइन से, एके ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद किया। ये जो नाम बदला गया है इसकी जानकारी कौन से अभिलेख में है, कोई ऐसा अभिलेख है, कोई दरगाह का अभिलेख है, धाइबी पीर दरगाह का अभिलेख। ये सारी जो जानकारी है धाइबी पीर दरगाह का जो अभिलेख है उसके अंदर ये जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बांध का निर्माण करवाया। ये गंभीरी लिखूं, लिखा है या गंभीर लिखूं, गंभीरी। गंभीरी किसकी सहायक नदी है, बेड़च की, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो किला बना हुआ है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर ही है। और दूसरी, एके ने खिजर खां को चित्तौड़ सौंपा और स्वयं दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन भी तो चलाना है ना। बादशाह की उपाधि है जिसने अपने पिता की हत्या की थी। तो यहां पर मालदेव सोनगरा, ये मालदेव सोनगरा कानरदेव सोनगरा है ना, उसका भाई है। होता क्या है, यहां पर आपके सामने ये एक स्टोरी है, चल यहां स्टोरी बहुत सारी रही है, जैसे यहां चित्तौड़, यहां इसके पास में जालोर, जालोर के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी का अभियान होता है और चित्तौड़ के अंदर भी होता है। जालोर होने से पहले
एक अभियान और होता है कहां पर, शिवाना। तो ये जो अभियान है, जैसे चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान है वो चल रहा है 1303 में, शिवाना के अंदर अभियान होगा 1308 में, लेकिन इसकी शुरुआत 1305 में हो जाती है, और जालोर पर वजह यही शिवाना 1311 में। तो 3 तो ये है इधर, और एक जो अभियान होगा वो होगा आपके यहां रणथंभौर। यहां चित्तौड़ आने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया है कहां पर, रणथंभौर। ये 1301। यहां पर जो शासक है वो है चौहान शासक। चित्तौड़ के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुहिल शासक। जालोर के अंदर जो है वो सोनगरा चौहान है, और सोनगरा चौहान का जो शासक यहां है उसका नाम है कानरदेव सोनगरा। चित्तौड़ में कौन है, रतन सिंह। शिवाना के अंदर उसी कानरदेव सोनगरा का भतीजा है जिसका नाम है शीतलदेव। और रणथंभौर का चौहान शासक कौन था, हमीर। इन सब जगह पराजित किया था। लेकिन क्वेश्चन है आपसे कि आपके सामने शिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर है, यहां सब जगह अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया है। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कहां हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, केवल मैं पूछ रहा हूं आपसे। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान राजस्थान में कहां हुआ था? नहीं, ये तो मैंने मैं ये ऐसे लिख के फिर आपसे पूछूंगा, ऐसे आपको ऐसा लग रहा है 1301 लिखा है, 1303, फिर इनमें से पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए ना। इससे पहले भी एक जगह अभियान हो रखा है अलाउद्दीन खिलजी का। हमारे राजस्थान के ऐसे 2 व्यक्ति थे जो अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े उठाकर लेकर आ गए थे दिल्ली से। भाई जैसे आप जाओ होता कहीं ले चलना, बेशुरा टू गया जो घोड़ा लिया है। कहां पर अभियान हुआ है, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर अभियान हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए चित्तौड़ की स्थिति। चित्तौड़ की स्थिति क्या है, खराब। क्या है, खराब। चित्तौड़ की स्थिति यानी कि ये जिस टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं वो 1303 से लेकर 1326 तक है। ये चित्तौड़ का वे समय है जब मेवाड़ पर अधिकार बाहर के लोगों ने किया था, ना कि चित्तौड़ या मेवाड़ गुहिल वंश के राजाओं ने। उसके अलावा तो किसने किया था ये अधिकार? इस बीच हमें 3 टाइमिंग मिलती है 1303 से लेकर 1326 तक। 1303 के अंदर तो जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1303 से लेकर 1313 तक, 1303 से लेकर 1313 तक खिज्जर खां द्वारा चित्तौड़ का प्रशासन चलाया गया। चित्तौड़ का प्रशासन चलाया गया। ये तो 1303 से लेकर 1313 टाइमिंग है। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया और अपने पुत्र को सौंप दिया, और उसी पुत्र ने 1303 से लेकर 1313 तक चित्तौड़ का प्रशासन चलाया। उसके बाद में 1313 से लेकर 1320 तक खिज्जर खां द्वारा चित्तौड़ का जो प्रशासन है, खिज्जर खां ने चित्तौड़ का प्रशासन मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, सौंपा। तो 1313 से लेकर 1320 तक चित्तौड़ पर अधिकार करने वाले व्यक्ति कौन थे? मालदेव सोनगरा। और 1320 से लेकर 1326 तक अधिकार जिसने किया वो थे आपके मालदेव सोनगरा के पुत्र द्वारा चित्तौड़ का प्रशासन चलाया गया। और मालदेव सोनगरा के पुत्र का नाम क्या था? है? हाँ, बनवीर। और कुछ व्यक्ति ये बताते हैं कि पुत्र का नाम हुआ करता था जैसा सिंह। जो भी हो, जैसा हो तो उसके साथ वैसा ही होगा, जैसा है वो। कौन? नहीं, मालदेव सोनगरा ये कानरदेव सोनगरा के भाई थे, जो जालोर वाले। मतलब ये वहां के राजा नहीं थे, बिल्कुल। क्योंकि यहां हम जो टाइमिंग पढ़ रहे हैं ना, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था ये। 1303 से लेकर 1313 तक खिज्जर खां स्वयं था चित्तौड़ का। 1313 में दिया था किसे? मालदेव सोनगरा को। और 1313 से पहले जीत लिया गया था जालोर 1311 में, क्योंकि 1308 में क्या जीत लिया था? शिवाना। तो चित्तौड़ की स्थिति यह हो गई है 1303 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर प्रशासन करने वाले गुहिल वंश के अलावा व्यक्ति हुए हैं।
जिसमें एक तो खिजर का है, एक मालदेव सोनग्रा है और एक मालदेव सोनग्रा के पुत्र। तो जो रणकपुर अभिलेख है ना, उसके अनुसार मालदेव सोनग्रा का जो पुत्र है उसका नाम है बनवीर। बाकी अन्य ग्रंथों के अनुसार नाम मिलता है जैसा सिंह। ये लिख लिया आपने? जहां पुत्र लिखा है ना वहां ऐसे तीर करके या फिर अगली लाइन से लिख लेना, मालदेव सोनग्रा का पुत्र, उसका नाम मिलता है बनवीर। लेकिन ये मिलता किसके अनुसार है? रणकपुर अभिलेख के अनुसार। रणकपुर अभिलेख के अनुसार क्या नाम था मालदेव सोनग्रा के पुत्र का? बनवीर। लिख लिया? इसके बाद में नोट लगाओ और लिखो, मालदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा क्या कहलाता है? ये मूंछाड़ा मालदेव। लंबी लंबी मूछें थी, मतलब जितनी आप सोच नहीं सकते। एक क्वेश्चन आता है, मूंछाड़ा महावीर का मंदिर कहां है राजस्थान में? सुना है क्या कभी? मूंछाड़ा महावीर मंदिर कहां पर है ये? घानेराव कहां पर है ये? यस, शाबाश। घानेराव एक चित्रशैली भी है ना, जो मारवाड़ की क्या है? उप चित्रशैली। तो मतलब मुछाड़ो मालदेव याद रहे तो मुछाड़ो महावीर भी याद है चैनल, वरना मुछा रही वो तो काट ली थी इल्तुतमिश की, एक एक छोटी। कौन से युद्ध की घटना है वो? भूताला। कब लड़ा गया? इनके मध्य लड़ा गया? चलिए, लिख लिया? तो आ हालत होगी, देख लेता खामी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चित्तौड़ की ये स्थिति हो गई, यानी कि जो शासन चला रहे हैं वो बाहर के व्यक्ति हैं, बाहर के लोग आ गए। इसीलिए अब हमें एक गांव की ओर चलना पड़ेगा और वो है सिसोदा गांव। ये लिख ली? चले आगे, आप लिख लिया? चलिए, तो अब हम चलते हैं सिसोदा गांव। ये जो सिसोदा गांव है और सिसोदा गांव की जो जागीर है वो जिस व्यक्ति को प्राप्त हुई है, कौन है वो? राहप। सिसोदा गांव की जागीर जिसे प्राप्त हुई है वो कौन है? राहप। राहप के पिताजी का नाम क्या था? रणसिंह या करण सिंह। इसके भाई का नाम था सेम सिंह, जो कि रावल शाखा की स्थापना करते हैं। और इन्हें कौन से गांव की जागीर मिलती है? सिसोदा गांव की। इसी सिसोदा गांव के एक ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए रतन सिंह के पक्ष में इन्होंने भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी सिसोदा गांव के ठाकुर थे जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। और ये अपने 7 पुत्रों के साथ रतन सिंह के पक्ष में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। लेकिन एक रह गया था, एक रह गया था लक्ष्मण सिंह का पुत्र, और उसका नाम है, ये क्या, ये भी तो वीरगति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन इसका एक पुत्र है लक्ष्मण सिंह, और इनके 7 पुत्र थे ना, वो लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। इन 7 में से एक का नाम था जिसका नाम क्या था? अरि सिंह। 8 नहीं थे ना, 7 ही थे, ये 7 में था अरि सिंह। इस अरि सिंह का जो विवाह है वो हुआ था किसके साथ? उर्मिला के साथ। इसके साथ हुआ? उर्मिला के साथ। और इन दोनों के एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या है? हमीर। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, कहीं पर चले गए? ओके, ओके। सिसोदा गांव की जागीर मिली थी राहब को, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, कोई गुहिल वंश का जब बंटवारा हुआ था उसमें। इसी गांव के ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन 7 पुत्रों में से लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अरि सिंह। अरि सिंह की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। इन दोनों के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? हमीर। इस हमीर ने 1326 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मालदेव सोनग्रा के जो पुत्र
ये चित्तौड़ पर अधिकार जो कर रहा है, इसको पराजित किया और चित्तौड़ जीत लिया। यानी कि एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को बसाया था किसने? हमीर ने। इसीलिए हमने हमीर के जो पिता है अरि सिंह, इस अरि सिंह को पढ़ा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, इन 7 में से इसी को क्यों पढ़ा? इंपोर्टेंट अरि सिंह नहीं है, इंपोर्टेंट हमीर है। तो हमीर इंपोर्टेंट है, इसके मतलब माता पिता इंपोर्टेंट हो गए। हाँ, अब ये जो हमीर है ये मालदेव सोनगरा के पुत्र को पराजित करता है और चित्तौड़ के अंदर इसी सिसोदा गांव के नाम से एक शाखा की शुरुआत करता है जो कहलाता है सिसोदिया। और यही सिसोदिया किसका? गुहिल वंश का ही भाग है। रावल शाखा थी वो। ये शाखा शुरू होगी राणा या महाराणा। ये तो सिसोदिया लगाएंगे इस गांव की वजह से, ये सिसोदा गांव से ना, बाकी ये आए कहां से थे? गुहिल वंश से ही। रावल तो समाप्त हो गई, अब ये नई शाखा बसाएंगे राणा या महाराणा। अभी तक जो उपाधि चली आ रही थी वो कौन सी थी? रावल की। अब ये उपाधि लगाएंगे कौन सी? राणा या महाराणा। मतलब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, आना आगे राणा से है, लेकिन ये थोड़ा सा पता रहे कि मतलब अचानक कहां से आ गया ये, वरना मैं डायरेक्ट लिखा था हमीर देव का हमला हुआ। हमला कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिखना है आप, मतलब यही क्रम से लिख लो। इसी हमीर ने 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ छीन लिया। ठीक है? अरे मेरे ये लोन वाला है ना, वो करते रहते हैं जी। 1303 में चित्तौड़ उनके पास में गया तो 1313 तक खिजर खां रहा। फिर मालदेव सोनगरा के पुत्र आए। तब तक सिसोदा गांव जो कि कभी राहब को मिला था, वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम है हमीर, ये आता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और मालदेव सोनगरा से क्या छीन लेता है? चित्तौड़। और ये एक शाखा की स्थापना करता है जो कहलाती है सिसोदिया। और उपाधि कौन सी लेंगे? ये राणा या महाराणा। तो अब यहां से हेडिंग डालिए राणा या महाराणा शाखा। हाँ, सिसोदिया शाखा जो कि गुहिल वंश का ही भाग है, इसी के राजा कहलाएंगे राणा या फिर महाराणा। अब यहां हेडिंग लगाइए आप नंबर 1, राणा, हमीर, सिसोदिया। टाइमिंग है 1326 से लेकर 1364। अब आपको यहां से सारा कुछ याद रखना है, समय वमय सब। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना, उसके अंदर जो जो आपको याद रखना है उनका एक बार देखें तो देखो गुहिलादित्य है। इसके बाद में आपको जिसको याद रखना है वो बप्पा रावल है। बप्पा रावल के बाद में आपको जिसको याद रखना है वो अलट है। अलट के बाद में आपको जिसको याद रखना है वो शक्ति कुमार है। शक्ति कुमार के बाद में आपको जिसको याद रखना है वो रणसिंह है। रणसिंह या जिसका नाम है करण सिंह। करण सिंह या रणसिंह के बाद में जिसको याद रखना है वो है आपके श्याम सिंह है। श्याम सिंह के बाद में आपको जिसको याद रखना है वो सामंत सिंह है। सामंत सिंह के बाद में आपको जिसको याद रखना है वो कुमार सिंह है। कुमार सिंह के बाद में आपको याद रखना है वो जैत्र सिंह है। जैत्र सिंह के बाद में आपको याद रखना है वो तेज सिंह है। तेज सिंह के बाद में याद रखना है समर सिंह है। और समर सिंह के बाद में आपको याद रखना है वो रतन सिंह है। ये तो है राणा शाखा से पहले बनने वाले गुहिल वंश के राजा। तो गुहिलादित्य की तो बस इतनी सी याद रखें कि ये गुहिल वंश का फाउंडर है। इनके पिताजी का नाम शिलादित्य है, माता का नाम पुष्पावती है। और कौन से भील ने इसका राज्याभिषेक किया था? मंडलिफ नामक भील ने, उंदरी गांव। बप्पा रावल याद रखिएगा, ये मेवाड़ का प्रथम राजा है और प्रथम शासक। 734 ईस्वी के अंदर पराजित किया था किसे? मान मौर्य को पराजित किया था। नागदा को राजधानी बनाया था। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर बनाया था। 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए थे। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था। और इसकी तुलना चार्ल्स मार्टल से की जाती है। किसने की थी? शिवी वेद। इसके अलावा इन्हें चकवे, राजगुरु और हिंदू सूरज की उपाधि दी गई है। अलट बस राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। हूण की राजकुमारी हरिया देवी को लाया। इसने अपने समय नौकरशाही की शुरुआत की जिसके अंदर अमात्य और अक्ष पटालाधीश नामक 2 पद बने और इन्होंने राजधानी बदली। बप्पा रावल की राजधानी नागदा है और अलट की राजधानी कौन सी है? अहाड़। और अहाड़ के अंदर मंदिर बनाया कौन सा? वराह मंदिर। और एक जगत के अंदर बनाया था जगत अंबिका मंदिर।
फिर शक्ति कुमार, नाम में शक्ति कुमार है, बाकी मुंज परमार ने इस पर आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था। मुंज परमार का वंशज था जिसका नाम था भोज परमार। चित्तौड़ के अंदर इन्होंने बनाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर और नागदा में बनाया था भोजासर तालाब। उसके बाद में रणसिंह, इनके समय गुहिल वंश जो है इसका क्या हो गया, बंटवारा, और सहम सिंह वो पहला बंदा है जिसने रावल की उपाधि धारण की। फिर सामंत सिंह के समय यहां पर नाडोल के कीर्तिपाल का आक्रमण होता है। कीर्तिपाल जो कि नाडोल का चौहान शासक है, इसलिए सामंत सिंह यहां से वागड़ चला जाता है और 1178 के अंदर वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना होती है। फिर ये कुमार सिंह इस कीर्तिपाल पर वापस आक्रमण करके चित्तौड़ प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में फिर ये चार शासक जो जेत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह का समर सिंह और समर सिंह का रतन सिंह। जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, यानी मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन पीरियड बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जबकि ओझा साहब ये कहते हैं कि जिस समय दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम शासक थे उस समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा कौन था, जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के दो सेनापति थे, कौन, मदन और बालक। ठीक है। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली के अंदर प्रथम चित्रित ग्रंथ, और इनकी उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इनकी एक पत्नी है, क्या नाम है, पत्नी जेतल दे, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। फिर उसके बाद में है समर सिंह। समर सिंह के दरबारी कौन है, दयाशंकर और भावशंकर। लेकिन जैन दरबारी कौन है, पासुचंद्र शूरी और रतन चंद्र शूरी। अच्छा, इसके अलावा इसके शिल्पकार भी थे दो, पदम सिंह और करम सिंह। ये पहला शासक है जिसने जीव हत्या पर रोक लगाई थी। और इसके दो पुत्र थे, एक नेपाल चला गया कुंभकर्ण, और एक 1302 से लेकर 1303 तक मेवाड़ का शासक बना जिसका नाम क्या है, रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, यहाँ इल्तुतमिश का आक्रमण, ये दो खास हैं। पूछा जाएगा कौन सा शासक है जिसके समय नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ था, तो किसके समय हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद 1248, जेत्र सिंह। किसके समय हुआ है, जेत्र सिंह के समय। बस इनसे यही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। एक बप्पा रावल नागदा, अलट, आहड़ और जेत्र सिंह याद रखिएगा चित्तौड़। लेकिन यहां से कभी क्वेश्चन आए कि जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, उससे पहले राजधानी कौन सी थी, नागदा, याद रखना कौन सी थी, क्योंकि आहड़ केवल किसकी थी, अलट की थी, और शक्ति कुमार की भी। फिर शक्ति कुमार के समय तो परमारों ने आक्रमण किया, इसलिए वापस राजधानी क्या बनी थी, नागदा। तो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को बनाया क्योंकि इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूटा था। बस ऐतिहासिक बात है। अब हम जो अगली शाखा पढ़ रहे हैं वो है राणा, और इसके अंदर जैसे हमीर है, हमीर के बाद में पढ़ेंगे हम किसको, क्षेत्र सिंह को। ये क्षेत्र सिंह है। क्षेत्र सिंह का वैसे दूसरा नाम क्या है, ऐसे मतलब खेता। खेता का पुत्र है कौन, लाखा। लाखा का पुत्र कौन, मोकल। मोकल का पुत्र कौन, कुंभा। कुंभा का पुत्र कौन, रायमल। जो राजा बनेगा वो बता रहा हूं, बाकी है तो उदा भी, लेकिन उदा तो उंदा है, वो कुंभा की हत्या कर देगा। तो रायमल। रायमल का फिर कौन है, रायमल के बाद में जो राजा बनेगा वो कौन है, सांगा। सांगा के बाद में जो राजा बनेगा वैसे वो रतन सिंह है। रतन सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा, विक्रमादित्य भी तो बनेगा। विक्रमादित्य के बाद में कौन बनेगा, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन बनेगा, महाराणा प्रताप। प्रताप के बाद में कौन बनेगा, अमर सिंह। हमें यहां तक जाना है क्योंकि यहीं पर होगी मुगलों के साथ संधि। बस हमें ये राजा पढ़ना है। इसमें एक को छोड़ के एक इंपॉर्टेंट है, अमीर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इनके समय घटनाएं हैं, फिर ये सारे इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह के बाद में अमर सिंह का पुत्र बन जाएगा कौन, कर्ण सिंह। तो ये इस प्रकार से मामूल गड़बड़ी है जी, हम दिक्कत वाली बात को नहीं थाने याद हो जाए। अरे सच में ही। तो हम यहां हैं, चलिए। राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया लिखिएगा, इनके बारे में लिखिएगा। नंबर 1 पहली बात, सिसोदिया शाखा का संस्थापक। ये सिसोदा गांव से है ना, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे लगा लिया था सिसोदिया। बिल्कुल है, उदयपुर के अंदर। प्रथम शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की, राणा की उपाधि धारण की। वैसे ही राणा या महाराणा की उपाधि केवल और केवल मेवाड़ के शासक धारण करेंगे, सिवाय दो व्यक्तियों को छोड़कर, वो दो आगे आएंगे। जैसे नाम पढ़ते होंगे राणा पुंजा भील, तो वो भील थे, लेकिन उनको राणा लगाने की अनुमति किसने दी थी, महाराणा प्रताप ने। तो ये प्रथम शासक हैं जिसने राणा की उपाधि धारण की। फिर लिखिएगा इनके उपनाम। उपनाम के अंदर सबसे पहला नाम आता है, ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने
चित्तौड़ के अंदर वापस चित्तौड़ियों को बसाया था, इसीलिए इन्हें कहा गया है मेवाड़ का उद्धारक। हालांकि एक शब्द आप और भी पढ़ेंगे, मेवाड़ का मूलते उद्धारक जिसे कहा गया है वो तो कौन है, वो तो भामाशाह है, जब महाराणा प्रताप की सहायता करेंगे वो। इसके अलावा इन्हें कहा गया है विषम घाटी, विषम घाटी पंचानन। इनसे आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही है, विषम घाटी पंचानन, यानी कि विपरीत कंडीशन के अंदर शेर के समान। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चित्तौड़ पर जाकर आक्रमण करके चित्तौड़ वापस प्राप्त करें, लेकिन उनके समय इन्होंने शेर के समान कार्य किया। हालांकि क्वेश्चन ये आता है कि राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि से नवाजा गया है, इसका उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में है? हाँ, शाबाश, वो कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। इन्हें वीर राजा कहा गया है, वीर राजा। ये किसने कहा था? ये कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका में कहा था। एक जयदेव की रचना है, कभी आपने नाम सुना हो तो, गीत गोविंद, सुना है क्या? क्या रचना थी? गीत गोविंद, जयदेव की थी। उस पर टीका लिखी थी कुंभा ने, जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। टीका क्या है? रसिक प्रिया। तो ये तीन तो है, इनके उपनाम थोड़े से ध्यान रख रहे हैं, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। लिख लिया? फिर अगली लाइन से वो अभियान लिख लो जहां पर ये पराजित करता है, या निर्माण, निर्माण लिख लो पहले। इन्होंने निर्माण करवाया था बिरवड़ी माता के मंदिर का, और ये जो बिरवड़ी माता है ये आपके सिसोदिया वंश की क्या है? हाँ, आराध्य, या फिर क्या बोल सकते हैं, इष्ट देवी, सिसोदियों की इष्ट देवी, सिसोदियों की इष्ट देवी। ये मंदिर वैसे कहां बनाया? चित्तौड़ में, ठीक है। वैसे बिरवड़ी माता को बोलते हैं अन्नपूर्णा माता। क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। वैसे कितनी बातें लिख लो, इनसे यदि क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन है ये। अरे वाह, कैसे पता? ये याद है? बस इनके समय एक युद्ध हुआ है, वो आता है दूसरा क्वेश्चन। ये लिख लिया निर्माण वाला? अगली लाइन से लिखिएगा, हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ जीता। इनके जीवन में शांति रही ज्यादातर, क्योंकि ये बंदा खुद चित्तौड़ चलकर गया था ना, इसलिए दूसरों की हिम्मत नहीं हुई थी कि इसको कोई छेड़े। एक तो था गांव में रागड़ हुए जो खुद चलते फिरते, ए अनवारी निकल घर से, बिल्कुल छेड़े। और ये घटना होती है रात के 8 बजे के बाद। लिख लिया? तो ये जो सारा लिखाया है बस लिखाते जाओ लिखाते जाओ, क्वेश्चन आएगा ये। और एक है युद्ध जिसका नाम है सिंगोली का युद्ध। अच्छा, सिंगोली के युद्ध से भी केवल इतना ही आया है कि सिंगोली का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ है, ये तो लिख लिया सबने। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध वैसे लड़ा जा रहा है 1336 के अंदर। चलो फिर बताओ, 1336 के अंदर दिल्ली के अंदर कौन सा वंश आ गया था 1336 में? यस, तुगलक वंश आ जाएगा। पहले गुलाम, फिर कौन सा आया? एक दिन कर्म लिखा था ना मैं, कोई ट्रिक नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, जीके में तुक्का सही लगाओ। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। कोई ट्रिक नहीं, नहीं लिखनी है, ऐसे बताया आपको।
तो सबसे पहले गुलाम है, फिर खिलजी है और फिर तुगलक वंश है। तो इसके समय कौन सा वंश है? तुगलक वंश। सिंगोली का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो लिखिएगा अमीर सिसोदिया वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके अंदर विजय हुआ था कौन? अमीर सिसोदिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आप। और इसी युद्ध की वजह से कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है, कौन सा बता सकते हैं? इससे पहले टोड का कोई कथन लिखा है हमने मेवाड़ में? नहीं लिखा क्या? नहीं आया, कहीं भी नहीं आया होगा, तो यहीं से एंट्री होगी उसकी, राणा साका से। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा है कि पूरे राजस्थान में एकमात्र प्रबल शासक बचा है जिसका नाम क्या है? हमीर। बाकी संपूर्ण राजवंश क्या हो गया? नष्ट। जैसा हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 के अंदर, और उसके बाद में चित्तौड़ का जो प्रशासन है बस वो खिजर खां, कभी मालदेव सोनगरा और कभी मालदेव सोनगरा के पुत्र चला रहे हैं। तो लिख लो, लिखो कथन, कथन लिखो कर्नल जेम्स टोड। डॉक्टर गुलाम शासकों के समय सबसे प्रतापी राजा जितर सिंह, डॉक्टर ओझा। लिखिए कथन कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है भारत में एकमात्र प्रतापी शासक हमीर बचे, बाकी संपूर्ण राजवंश नष्ट हो गए। यह कथन क्यों कहा गया है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। एक तो वजह यह थी, जबकि आपने देखा कि टोड ने तुलना जो है वो डायरेक्ट कहां से की है? भारत में। भारत में एकमात्र प्रतापी शासक हमीर बचा है। क्यों? क्योंकि देखो ये घटना है 1336 की। इस समय आप देखेंगे तो यदि हमारे राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का 1303 के अंदर रावल शाखा समाप्त हो गई। इसी के पास में जालोर था, 1311 शाखा समाप्त हो गई। इधर रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर शाखा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो बस इस समय कोई बंदा नहीं था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान वंश का सामना कर सके, वो केवल कौन था? हमीर। इसीलिए टोड ने यह बड़ी बात कही। हालांकि अब उदय होगा मेवाड़ के ऐसे शासकों का जिसकी वजह से आज राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि कहलाता है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, अभी तो मतलब आग लगी नहीं है कहीं। तो बस ये हमीर की बात है। हमीर से कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ है? और आजकल जो ट्रेंड सा चला है ना, जिनमें से जैसे ये सिंगोली है, ये गिंगोली है। गिंगोली कब हुआ है वैसे? मतलब ऐसी जानकारी हो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है बताना। ये तो सिंगोली है, ये गिंगोली तो भी तो युद्ध हुआ है कोई? मतलब कभी पढ़ा हो तो मान सिंह राठौड़ वर्सेस जगत सिंह, और ये भी द्वितीय नहीं पढ़ा? ये जयपुर का है, ये जोधपुर का है। जयपुर और जोधपुर दो रियासतें आपस के अंदर संघर्ष करती है उदयपुर की राजकुमारी को लेकर जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। गिगोली का युद्ध 1807, ये कब हुआ है? तो इस प्रकार से 4 युद्ध देकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से दिए गए युद्धों का सही क्रम है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो बस ये थी आपके हमीर की बात। हमीर के अंदर क्वेश्चन यदि कोई इंपॉर्टेंट तो हकीकत में तो यही है। बाकी क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले कि प्रथम शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की, हो सकता है राणा की जगह महाराणा भी आ जाए, तो भी एक ही बात है। ठीक है। और सिसोदिया शाखा की शुरुआत है, मेवाड़ का उद्धारक। लेकिन मेवाड़ का मूलतः उद्धारक कौन आएगा? भमासा। इसका मतलब ये मेवाड़ का क्या कह सकते हैं आप? प्रथम उद्धारक है। उद्धारक का मतलब जिसने उद्धार किया हो, उदारी तो किया है। चित्तौड़ पर राज करने वाले बाहर के लोग थे, उनको हटा दिया। और ये कोई विषम घाटी पंचानन तो आनी है। बिरबड़ी माता, इसका थोड़ा सा नाम लिखना चाहो, अन्य नाम तो अन्नपूर्णा माता कर लेना। अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है इसे। और इसी के नाम से एक योजना भी चलती है हमारे राजस्थान में। कौन सी? अन्नपूर्णा रसोई। इसका प्राचीन नाम क्या था वैसे अन्नपूर्णा का? इंदिरा रसोई योजना। क्या बात जानते हैं आप इसके बारे में? हाँ हाँ, 8 रुपये में सामान जन खाना, पौष्टिक खाना। सही तो है, इतनी बड़ी महंगाई में पौष्टिक खाना तो मिल रहा है। सही तो है। जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, कभी वसुंधरा ने की थी, तब उसका नाम अन्नपूर्णा ही था। बस ये अन्नपूर्णा लिखें, ठीक है। और यहां से ये सिंगोली का युद्ध इंपॉर्टेंट होता है, खत्म।
अब राजा बनते हैं इसके पुत्र, जिनका नाम क्या है, लिखिए राणा छत्र सिंह। राणा छत्र सिंह या खेता। मेवाड़ के जो राणा या महाराणा हुए हैं ना, इनके शॉर्ट नाम ज्यादा चलते हैं, इनके शॉर्ट नाम ज्यादा चलते हैं। तो इनका टाइमिंग है 1364 से लेकर 82, क्योंकि 82 में आ जाएगा लाखा। 82 के अंदर कौन आ जाएगा, लाखा। तो वैसे छत्र सिंह की कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनकी एक गलती मेवाड़ पर भारी पड़ेगी। इसकी एक पासवान है जिसका नाम क्या है, ये खेता और वो खातिन। हाँ, इसी खातिन और छत्र सिंह यानी खेता की अवैध संतान, जिसका नाम क्या है, चाचा मेरा। चाचा और मेरा, दो हैं ये वैसे, चाचा और मेरा। तो बता सकते हैं ये किसकी हत्या करेंगे, ये हत्या करेंगे मोकल की। लिखो। और ऐसा भी कोई मेवा, हाँ, पासवान। हाँ। ये बेचारा राजा, इस राजा ने किसी दूसरी रियासत पर हमला किया, वहां के जो युद्ध जीतने के बाद में पुरुष और जो महिलाएं बची उनको कैद करके अपने दरबार में लेकर आ जाता है, और इन सबको क्या बना लेता है, अपना गुलाम। इसके अंदर जो महिलाएं होती है, उसके अंदर राजा यदि किसी महिला के पैर में कड़ा पहना देता है, तो फिर वो राजा की क्या हो जाती है, पासवान। जैसे रानी की दासी होती है, वैसे राजा की क्या होती है, पासवान। वो कड़ा आधार कार्ड है, एक तरह की पहचान चिन्ह है। वो कड़ा देख के लगता, अरे नहीं नहीं नहीं, राजा की पासवान है। क्यों? हाँ, वो तो वेद नहीं है, अवेद है। हम लोगों को बता नहीं सकते, मतलब लोग खुले नहीं बता सके, मतलब हमारी औलाद है। कौन, छत्र सिंह। ओके, हाँ जी, हाँ, ओहो, हाँ, ये रहा। अब यहां से सब कर्म से, ये हमीर का ही पुत्र है। अरे लिखो भाई, पासवान लिख लिया ना, फिर लिख लो ये हमीर का पुत्र है। ये छत्र सिंह जो है, वैसे नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कर्म लिखाता रहूंगा, तभी तो आपको याद रहेगा ना। हमीर सिसोदिया का क्या है, ये पुत्र है। इनके समय दो संघर्ष हैं। एक तो इसका संघर्ष हुआ है, याद रखिएगा, मालवा के साथ। मालवा का एक शासक है जिसका नाम है दिलावर खां, उसको पराजित किया था छत्र सिंह ने। लिखो, मेवाड़ मालवा संघर्ष। मालवा के शासक हैं जिनका नाम है दिलावर खां। इस दिलावर खां को पराजित किया। हालांकि मेवाड़ और मालवा का जो संघर्ष है वो चला आ रहा है शुरू से ही। इसके समय जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहेंगे वो हुआ है मुंज परमार शक्ति कुमार। मुंज परमार का वंशज भोज परमार, जिसने वो मंदिर बनाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। हाँ, गिगोली जो वर्तमान परबशर का भाग है, बिल्कुल सही है। तो इनके समय कोई क्वेश्चन आएगा तो बस एक ये बन सकता है, याद रखना, मेवाड़ मालवा संघर्ष। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करने वाला कौन था, छत्र सिंह। और इस छत्र सिंह की मृत्यु हुई थी बूंदी के हाड़ा शासक से युद्ध करते हुए। इसीलिए इनकी मौत का बदला वापस लेंगे कौन, लाखा। लाखा एक प्रतिज्ञा लेंगे कि जब तक बूंदी के शासक को पराजित नहीं करेंगे और बूंदी का किला नहीं जीतेंगे, तब तक ना तो नाश्ता करेंगे, ना पोहा खाएंगे, ना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता है कौन, लाखा। फिर बाकी सारे दरबार वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। भाई जैसे आपके घर में आपके पिता और माता ने कह दिया नहीं आज भूख हड़ताल करेंगे, तो थकी हिम्मत गए थे ऑर्डर कर लिया पिज्जा। वैसे दरबारियों की हालत थी, तो दरबारियों ने इसका तोड़ निकाला कि ऐसे तो ये प्रतिज्ञा के तहत मारे जाएंगे, बड़ा आदमी, हमारी नो ब्याह हुई है, बुढ़ापे में शादी हुई थी उसकी। तो फिर एक नकली दुर्ग बनाते हैं और पूछा जाता है कि बूंदी के तारागढ़ की नकली दुर्ग की जो घटना है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, लाखा के साथ। ये लिख लिया, उसके बाद में नोट करो, नोट करके लिखो, इस छत्र सिंह में नोट करके लिखना है। फिर ये घटना हम वापस याद करेंगे कि इनके समय, इनके पिताजी के समय। तो नोट करके लिखो, राणा छत्र सिंह, राणा छत्र सिंह बूंदी के हाड़ा शासक के साथ, बूंदी के हाड़ा शासक के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए, संघर्ष करते हुए मारे गए। बस ये और बाकी की चर्चा कल करेंगे, और कल आपके क्या होगा, टेस्ट।